नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, राम राम सभी को। मैं आज आया हूँ कि आज कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन हुए हैं हरियाणा के एग्ज़ाम को लेकर के, बाकी 61 ग्रुप के एग्ज़ाम को लेकर के। 2 ग्रुप तो हो चुका है, तो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। दूसरा, अभी देश का जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है और उसका हरियाणा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और बाकी आने वाले समय में हर स्टेट में वैकेंसीज जो निकलेगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो मैं आपको उस पर बात करूँगा। यूपी और हरियाणा पर बेसिकली मैं फोकस रहूँगा, क्योंकि बिहार में तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि बिहार में तो जाति के नाम पर चुनाव होता है। तो आज के डेट में नॉन यादव ओबीसी के नेता नीतीश कुमार हैं और यादवों के नेता लालू यादव हैं, चारा चोर लालू यादव। तो बिहार में मैं इसीलिए बात नहीं करूँगा कि बिहार तो वैसे में भी गड्ढा पे चला गया है, और ये बिहारी जो है आके लात जूते खाते हैं चारों तरफ, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। देखिए, कुछ गलत छोटा कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन ये खुद जब वैसे सरकारी चुनते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो मैं पब्लिक को भी दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि डेमोक्रेसी है, गधा घोड़ा किसी को भी अपना बाप बना सकते हैं। इसीलिए मैं बिहार की बात नहीं करूँगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आज हाईकोर्ट में क्या हुआ कि वहाँ पर सरकार की तरफ से, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, मतलब उन्होंने, एक होता है प्रोसेसिंग फ़ी होता है हाई कोर्ट के अंदर, तो कोई केस को प्रोसेस करने का फ़ी होता है, शायद 100-200 रुपया होता है, कोई ज़्यादा उसका कॉस्ट भी नहीं है। तो सरकार ने जानबूझ के भर्ती लटका दी है, सरकार की इच्छा ही नहीं है, समझे। अब जितना मन करता है बीजेपी को गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेरा बीजेपी को वोट करने का अलग कारण है, मेरा सांस्कृतिक कारण है। मैं गैस सिलेंडर के नाम पर या वैकेंसीज के लिए चाहे 100 रुपये टमाटर, 200 रुपये प्याज के नाम पर वोट नहीं करता। मेरा बीजेपी का वोट करने का कारण सांस्कृतिक है। मैं बीजेपी को आगे भी वोट करूँगा, तो मेरा कारण बिल्कुल अलग है। ये मत समझो कि मैं कोई सरकार को डिफेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ और सनातनी हूँ। हिंदू वर्ड कहना ठीक नहीं है, सनातनी हूँ, प्रैक्टिसिंग सनातनी हूँ। अब ये 2 में मेरी पूरी आस्था है, धर्म ग्रंथों में मेरी पूरी आस्था है। मूर्ति की पूजा करता हूँ, और एक शाक्त हूँ, मैं माता रानी का, मतलब शक्ति का उपासक हूँ, माता रानी का भगत हूँ। तो मेरा अलग कारण है बीजेपी को वोट करने का। अब आप गाली दे सकते हो, क्योंकि ये सरकार ही ऐसा काम कर रही है। यूपी में फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, लेखपाल का, यूपी VRNL 5400 ग्रेड पे है, स्टार्टिंग से 80,000 85,000 रुपये है। उसका अभी तक इंटरव्यू नहीं लिया, हमारा रिजल्ट उसमें पेंडिंग रखा है। मैं सोचा था कि अब तक मेरी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाना चाहिए था। मैं खुद परेशान हो गया। अब मेरा नसीब इतना ख़राब है कि मैं यूपी और हरियाणा में आके फंसा हुआ हूँ। बिहार का कोई एग्ज़ाम दिया नहीं, और सेंटर के कुछ एग्जाम में, मैक्सिमम एग्जाम में ओवर हो चुका हूँ जनरल कैटेगरी के कारण। एज ही नहीं बच्चा है मेरा, टेस्टेड PC से सब दे रहा हूँ। IAS का अटेम्प्ट मेरा ख़त्म हो गया, जो अटेम्प्ट होते हैं UPSC का। तो ऐसा नहीं कि इतना होने के बाद भी मेरे साथ मैं बीजेपी को वोट करूँगा, क्योंकि मेरा कारण अलग है। मैं प्रैक्टिसिंग सनातनी हूँ, और मैं उस राहुल गांधी को कभी वोट नहीं कर सकता जो JNU में हिंदुस्तान तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह के नारे में जाके सपोर्ट में खड़ा हो गया हो। कन्हैया कुमार को देखो क्या बना दिया, नेशनल कन्वेयर बना दिया। तो मेरा अलग रीजन है, क्या लेकिन आप गाली दे सकते हो, क्योंकि आप ऐसा गलत कर रही है बीजेपी। क्योंकि जिस स्टेट में है वहाँ पर रोजगार की तो ऐसी तैसी कर दी है, बाकी कोई ठीक नहीं स्थिति है। राजस्थान में देखो कितने पेपर कैंसिल हो रहे हैं। झारखंड में रोजगार के नाम पर हेमंत सोरेन सरकार आई, अभी तक एक वैकेंसी तक क्लियर नहीं कर पाई है। हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में रोजगार के नाम पर आई थी। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस आ जाएगा तो कुछ चमत्कार कर देगा, लेकिन आपका हक बनता है डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब सरकार बदलो, हराओ बीजेपी को, आपकी इच्छा, आपका वोट का ताकत, ठीक है। तो मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ, अब मेरा बीजेपी का वोट करने का बिल्कुल डिफरेंट रीज़न है, ठीक है ना, सपोर्ट करने का, ठीक है। दूसरा कि गवर्नमेंट की इंटेंशन मैं बता रहा हूँ। देखो क्या है कि मैं आज बेसिकली आया हूँ कि
अरे मैं क्या बताऊँगा, देखो मेरे उतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, ना ही मैं भीख मांगता हूँ कि लाइक करो सब्सक्राइब करो, मुझे अच्छा नहीं लगता कहना, ठीक है। और कैसे कैसे भाई देखिए 2-2 लाख 3-3 लाख फॉलोवर है, सब मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, बच्चों को निगेटिविटी में डाल रहे हैं, ठीक है। उसको मैं थोड़ा दूर करने के लिए आऊँ, मेरे जो 100, 150, 500, 600, 50, 60, 40, 30 जो जितने भी देखते हैं उनके लिए मैं आया हूँ कि मैं मानता हूँ कि मेरे से अगर 10-12 बंदों का भला हो रहा है तो ठीक है। अब मैंने अपना नंबर डाल रखा है, अगर आपको किसी को भी कुछ पूछना हो पढ़ाई से रिलेटेड या मोटिवेशन से रिलेटेड, आप पहले वो मैसेज कर देना, फिर मैं आपको टाइम बता दूंगा, उस टाइम में कॉल कर लेना जब मैं फ्री रहूँगा, ठीक है। 2-4 का भी भला हो जाए तो मैं मानता हूँ, मैं मान लूँगा कि मैं यूट्यूब पे मेरा आना सक्सेस हो गया, ठीक है। और मैं क्लासेज लूँगा जनवरी-फरवरी से, मैं अब इंग्लिश छोड़ के हर चीज़ पढ़ा सकता हूँ, इतना मैंने पढ़ रखा है कि इंग्लिश छोड़ के हर चीज़ पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं भी थोड़ा स्टेबल हो जाऊँगा, मैं भी मेंटली बड़ा डिस्टर्ब रहता हूँ, मुझे ऐसे घूम ही रहा हूँ। इंग्लिश और हैंड राइटिंग ये 2 कमजोरी के कारण मेरी लंका लग गई अभी तक। अब कुछ हद से ज़्यादा इमोशनल होना, बातों को टेंशन बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, टेंशन ले लेना छोटी छोटी बातों को, सेंटिमेंटल आदमी हूँ थोड़ा। तो मैं आपको ये इसलिए आपकी मैं ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, गवर्नमेंट क्या चाहती है। गवर्नमेंट अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन का एक बिल लाने जा रही है, एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 368 कहता है कि जो चुनी हुई सरकार है, जो संसद है, पार्लियामेंट है, वह कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रावधान में संशोधन कर सकती है। फिर उसमें गोलकनाथ का नाम आ गया, मिनर्वा मिल्स हो गया, केशवानंद भारती हो गया। तो गोलकनाथ के बाद ये सब डिसीजन आ गया, इन सब के बाद डिसीजन आ गया कि बेसिक स्ट्रक्चर का डिसीजन आ गया। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको छोड़ के हमारी पार्लियामेंट किसी भी एक्ट में संशोधन कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो गया, जैसे हमारा है कि बेसिक स्ट्रक्चर है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, लोअर लेवल का गवर्नेंस, मिडिल लेवल का गवर्नेंस, समझे। जैसे में सेंट्रल पार्लियामेंट, स्टेट पार्लियामेंट, इसको आप विधानसभा कहते हो, विधान परिषद कहते हो, ठीक है ना। और आपका जो लोकल लेवल हो गया, जिसमें आपको ग्राम पंचायत हो गया, नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात है, ठीक है ना। जैसे हमारा धर्मनिरपेक्षता, ये पहले टर्म नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने ला दिया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। सोशलिज्म, उस समय उनको रसिया का भूत सवार था, और लाजमी था कि रसिया हमारा हेल्प भी कर रहा था, तो कुछ गलत नहीं। अब मैं इंदिरा गांधी जी को देवी कहता हूँ, मैं तो उनको मतलब बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं तो शक्ति का रूप मानता हूँ। ऐसे वाजपेयी जी पे इल्ज़ाम वाजपेयी जी के बारे में कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का रूप कहा था, लेकिन वाजपेयी जी का मैंने एक इंटरव्यू देखा था आपके अदालत में, रजत शर्मा के शो में, उन्होंने कभी इंदिरा गांधी जी को दुर्गा नहीं कहा था। लेकिन मीडिया वाले हैं, कुछ भी बना देते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ पर्सनली, ऐसा नहीं कि मेरे मानने से ना मानने से कुछ होता है, लेकिन मैं पर्सनली बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ इंदिरा गांधी जी को। तो मैं पहला ऐसा संघीय आदमी हूँ जो नेहरू जी और इंदिरा जी का रेस्पेक्ट करता हूँ, राजीव जी का भी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, बहुत दिल में चित है राजीव गांधी जी के लिए, बड़े नेक दिल इंसान थे। राहुल गांधी के लिए बड़े नेक दिल, मूर्ख आदमी है, 4 आदमी कोई कुछ बोलता है, देखा मीडिया में कुछ तो बोलता है, दिल के गलत आदमी नहीं है, लेकिन मूर्ख होना भी एक अलग चीज़ है। आज के लिए तो मूर्ख बेवकूफ़ हमें कहा जाता है कि जो बेरोजगार है सब मूर्ख ही है, सोसाइटी के लिए जरूरी है। बेरोजगार मतलब इसका जवानी नहीं हुआ, जो फंसा हुआ है गवर्नमेंट के प्रोसेस के चक्कर में, तो लोग भी यकीन नहीं करते बातों को, यही सोसाइटी है। तो ये छोड़ो, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लाने जा रही है, उसके जो चेयरपर्सन बनेंगे, हम मतलब बड़ा एक यार, मतलब इसको मोदी एरा कह सकते हो आप, नेहरू एरा हुआ कर, इंदिरा एरा, नेहरू एरा, इसको मोदी एरा कह सकते हो आप गवर्नेंस में। हमारे एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब जी को, उनको चेयरमैन बनाया गया। अच्छी बात है कि वो बहुत फेमस वकील भी रहे, IRS अधिकारी भी रह चुके हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के सिविल सर्विस क्वालिफाइड हैं, और एक वकील भी हैं, तो इनको चेयर पर वकालत करा है, तो उनकी जानकारी अच्छा है। हमारे फॉर्चुनेटली हमारे प्रेसिडेंट भी रहे 5 साल, तो इनको कानून की अच्छी जानकारी है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बिल आ रहा है, इससे क्या है कि सेंट्रल पार्टी को फायदा होगा। देखो मोदी जी का तो अभी लहर, तो मोदी जी आएंगे, लेकिन 2029 में 2034 में फ़ायदा होगा जो सेंट्रल पार्टी है, आम आदमी पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया,
क्योंकि उनको मोदी जी हट जाएंगे अगले साल 5 साल बाद, तो उनको दूसरे बीजेपी के नेता से लड़ना पड़ेगा। अब वो बीजेपी नेता इतना इफेक्टिव है कि नहीं, कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो फ़ायदा होगा कांग्रेस और आपको फ़ायदा होगा। और ये जो नेशनल पार्टी जो है ना, ये अच्छा काम भी करेगी। कोई भी है, चाहे आम आदमी है, चाहे कांग्रेस है, कोई भी है, देश हित में काम करेगी, समझिए। क्योंकि इनको जो स्टेट की पार्टी है ना, जैसे मुझे आपका हरियाणा में जेजेपी हो गया, INLD हो गया, ठीक है। हमारे बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी RJD है, चारा चोर लालू की पार्टी है। मैं तो बिल्कुल पसंद नहीं करता उस पार्टी को। तो ऐसे स्टेट में जो ब्लैकमेल करती है, कांग्रेस को ब्लैकमेल करती है, भाजपा को ब्लैकमेल करती है, तो वो काम इनका बंद हो जाएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन देश हित में है, अच्छा है। ऐसे कोई फेडरल स्ट्रक्चर का ये नहीं होगा, क्योंकि 1952 में इलेक्शन में 57, 61 में 62 में नेहरू जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन करा के दिखाया है, ठीक है ना। और हमारा जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, रिपोर्ट नंबर 170, ठीक है ना, उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा की गई है 1999 में। उसमें मोदी जी तो CM भी नहीं बने, ठीक है ना। तो उसमें वाजपेयी जी PM थे शायद, हाँ PM थे शायद, क्या थे उसमें PM थे, ठीक है। तो 1999 का लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट है, ठीक है ना, उसमें रिपोर्ट नंबर 170 में कहा गया 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करी गई है, तो देश हित में है। और उससे कोई फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो आप ये ना समझो कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये चाह रही है कि फेडरलिज्म, जो रीजनल सेंटीमेंट है, वो खत्म हो जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म होगा। लेकिन पहले हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, बाद में हरियाणवी, पंजाबी, बिहारी, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, जाट, गुज्जर, राजपूत, दलित, ब्राह्मण, सैनी, जो भी है, सब बाद में है। पहले हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये एक इथिकली भी काफ़ी अच्छा है 1 नेशन 1 इलेक्शन। और इस सेंट्रल पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को खुल के आना चाहिए इसके सपोर्ट, क्योंकि ये इलेक्शन भले हार जाए मोदी लहर में, स्टेट भी कुछ कमाना पड़ जाए, लेकिन आने वाले समय में इनको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरा सबसे बड़ा इशू क्या होता है 1 नेशन 1 इलेक्शन का, कि आपको बहुत सारे स्टेट है, जैसे कर्नाटक हो गया, ठीक है ना, अभी अभी चुनाव हुआ है वहाँ पे कांग्रेस, हिमाचल हो गया, अभी अभी चुनाव हुआ है, तो वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। तो 1 साल तो वो ख़त्म कर चुकी है, तो 4 साल उनका शासन की कुर्बानी क्यों थे। तो सरकारों को एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए कि जिस भी स्टेट में 2 साल तक, अभी तक 2 साल तक पूरा कर लिया है उन्होंने, 0 मंथ से 24 मंथ तक कर लिया है, तो उनको साल 1.5 साल का एक्सटेंशन दे दें। तो उनका चुनाव अभी ना करें, जैसे कर्नाटक का चुनाव अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन में हिमाचल का चुनाव ना करें, उनको 5 साल के पहले 6 साल का एक्सटेंशन दे, किसी को 7 साल, 7.5 साल, 8 साल का दे दें। और उनको जब 2029 का चुनाव हो, ठीक है ना, 6 साल का एक्सटेंशन दे, मैक्सिमम 6 साल, ज़्यादा नहीं, 1 साल का एक्सटेंशन देके 2029 के चुनाव में सबको साथ में कर दें। अभी जो 5, 7, 8, 10 जो भी स्टेट है जिनका अभी चुनाव हो, जैसे मणिपुर हो गया, आपका त्रिपुरा हो गया, ठीक है ना, नागालैंड हो गया, तो ये सब का 100 साल 2 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है। तो इनको अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन में कवर ना करके अगले बार जो 2029 में होगा, इन सब को कवर करें। इसमें अभी आने वाले समय में जो चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव होना है, ठीक है, 2024 में हरियाणा के अंदर होना है, 2025 में बिहार के अंदर होना है, तो ये सबको एक साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसका टेन्योर मान के चलिए कि 3 साल से कम बचा हुआ है, 2.5 साल 2 साल बचा हुआ, उसको सबको अभी लपेट लीजिए, लपेट लो आप, अब करा दो इनका चुनाव। और जो बच गया उनको 2 साल का एक्सटेंशन दे दो कि भाई अब कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस को 1 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा, तो फायदा ही है वहाँ पे, ठीक है ना। ये प्रोसेस है, ऐसा कर सकती है सरकार। मैं जैसा सोचता हूँ कि रिकमेंडेशन ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका अभी क्या है कि आचार संहिता जो डेट, जब चुनाव जो होता है ना, उसके 1 महीने पहले आचार संहिता लग जाता है। तो लास्ट पर शायद 10 मार्च को चुनाव शुरू हुआ था, 10 मार्च से शायद 18 या 19 मई तक था, और 23 मई को रिजल्ट आया था, और 30 मई तक शायद प्राइम मिनिस्टर और शायद मेरे को जहाँ जानकारी है 24 या 26 कैबिनेट मिनिस्टर और 9 इंडिपेंडेंट मिनिस्टर और 34 के आसपास स्टेट मिनिस्टर, ऐसा ही कुछ था। कुछ इन लोगों ने शपथ लिया था, समझे, 26 से 25 ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर थे और 9 इंडिपेंडेंट प्रभार के मिनिस्टर थे।
और एक प्राइम मिनिस्टर 30 मई को हुआ था, 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो क्या फ़ायदा होगा ना कि ये चुनाव अभी मान लीजिए अभी हो गया, ठीक है ना, तो अब मान लीजिए 4 संहिता लग रहा है, तो क्या इसमें बिल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, तो ऐसे तो 30 मई तक तो सरकार का मई में सरकार का गठन हो जाना चाहिए था, नया सरकार का 2024 मई तक नए सरकार का गठन हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन अभी 2 से 3 महीने एक्सटेंड कर दें, क्योंकि 6 महीना अगर करते हैं ना तो फिर वो ठंडा का मौसम हो जाएगा, और ठंडा का मौसम को पता है कि सूर्यास्त बहुत जल्दी हो जाता है, 5 साढ़े 5 बजे अंधेरा छा जाता है, तो पोलिंग भी कम होगा, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कभी वो सर्विस नहीं लेगी। अब जून जुलाई अगस्त में इसलिए नहीं लेगी कि बाढ़ का मौसम में चुनाव कराने में भी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। और बिहार का तो बहुत सारे एरिया से 25-30% तो बाढ़ में ही डूबा रहता है उस समय, बहुत सारे स्टेट हैं नेपाल से सटे हुए, समझे, तो बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। तो जब दिल्ली में भी खतरा आ गया तो बाढ़ तो कहीं भी आ सकता है, हिमाचल तबाह कर दिया इस बार बाढ़ में। तो ये सब होता है। तो चुनाव जो है ना, मई का जो अपना सिस्टम उसको जून कर सकता है, जुलाई नहीं जून कर सकता है, 1 महीना बढ़ा सकता है, ठीक है ना। तो पिछला बार आचार संहिता 19 में मार्च में लगा था, तो इस बार आप आचार संहिता अप्रैल में लगा दें, ठीक है, मई से चुनाव करा ले। 40-45 दिन लगेंगे आपको पूरा प्रोसेस खत्म करने में। और 2001 का रिपोर्ट है कि 68,000 करोड़ लगता है चुनाव कराने में पूरे देश में, ठीक है। मैं केंद्र की बात कर रहा हूँ, 2001 का रिपोर्ट था, रिपोर्ट है, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी है, मैं नाम बोल रहा हूँ। 68,000 करोड़ 70,000 करोड़ बताया था उन्होंने उस समय का मार्केट वैल्यू। आज के डेट में आप उसको 140, 2001 है ना, तो 20 साल है, तो 140-150 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब मान के चलिए कि 1 लाख करोड़ के आसपास मान के चलिए, तो उससे किस पैसा भी बचेगा। तो चुनाव एक साथ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और लोग कहते हैं कि नहीं, इससे केंद्र की पार्टी को फायदा होगा। अरे ऐसा नहीं होता यार। आपके सामने एग्जाम्पल है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में क्या हुआ कि 6 या 7 सीट बीजेपी को जिता दी लोकसभा में, विधानसभा में आंख बंद करके उन्होंने नवीन पटनायक को सपोर्ट कर दिया। मतदाता भी आजकल जागरूक है भाई, मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, सबको पता है कि कौन कितना झूठ बोल रहा है। किसी को आप 1 या 2 बार चू नहीं कहूँगा, वर्ड यूज नहीं कहूँगा, तो वो बना सकते हो, लेकिन हर बार नहीं बना सकते, ठीक है ना। लेकिन कुछ पैदाइशी चू होते हैं, ठीक है ना, जैसे हमारे बिहार के लोग हैं, पैदाइश बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं जो हर जगह जाकर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, पंजाब हरियाणा कहाँ जा कर के, समझे, और जाकर के वोट वो लालू नीतीश को ही करते हैं, क्या करेंगे। तो यही स्थिति है कि अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। तो मैं ये सब इसलिए आपको बता रहा हूँ बैकग्राउंड की, आपको पता, इसलिए वैसे आपको पता चले कि हरियाणा में ये जो 60,000 बहाली की बात कर रहे हैं, ये ज्वाइनिंग कराएंगे भी नहीं करेंगे। आप एकदम निश्चित रखो कि आपका ज्वाइनिंग होगा, और अभी जनवरी लास्ट तक होगा ही होगा, क्योंकि 2 महीना पहले ज्वाइनिंग कराएंगे, तब तो डिंडोरा पीटेगा। खट्टर साहब अभी जो सभा कर रहे थे, हर गांव का लिस्ट निकाले किसका किसका हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग हुआ है, और उस लड़के का नाम बोलते थे मंच से बैठ के, हाँ जी इनका लड़का लगा है, कोई पैसे दिए नहीं दिए ना, हो गया, तारीफ हो गई गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट हर गवर्नमेंट करती है यार, कुछ गलत नहीं है। खट्टर साहब अगर कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है ना। आप पॉजिटिव रहो। और ये जो अरे यार, ये जो यूट्यूबर्स हैं जो लाख फॉलोवर हैं, ये कैसे लोग, सही कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, समझे। कहा जाता है कि जो जितना बड़ा चू है उतना बड़ा नेता है, तो उतने उसके फॉलोवर हैं। सब निगेटिविटी फैला रहा है यूट्यूब के ऊपर। आपकी 200% ज्वाइनिंग होनी है, जनवरी के पहले आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप डिजर्व करोगे तो 35,000 30,000 में आ जाओगे आप, ठीक है। और ग्रुप डी वाले भाई आप लोग का भी ज्वाइनिंग हो जाएगा, सबकी ज्वाइनिंग करा देंगे जनवरी लास्ट तक, मैक्सिमम फरवरी मिड तक। आचार संहिता के 1 महीना पहले कम से कम कराएंगे। अगर मार्च में आचार संहिता लगती कि कोई बीजेपी के बारे में सबको पता होता है। इलेक्शन कमीशन वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन आपको पता ही है कि बिना पॉलिटिक्स के कुछ होता चलता नहीं है, समझे। तो वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर डीला, वही वाली बात है, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहो कि दिसंबर लास्ट या जनवरी
मिड से ज्वाइनिंग शुरू होगा, आप फरवरी लास्ट तक सबकी ज्वाइनिंग करा देंगे। 60-70 हज़ार पोस्ट जितने भी है सबकी ज्वाइनिंग करा देंगे। फिर खट्टर साहब या खट्टर साहब के विधायक सांसद अपने क्षेत्र में जा करके लिस्ट बोलेंगे, हाँ जी पैसे दिए नहीं दिए, हो गया। सरकार की तारीफ होती है यार, एक बंदे का सिलेक्शन होता है ना तो उससे कम से कम 25 से 30 वोट जीरा होता है, समझे। और जहाँ भी 10 लाख वोटों का स्विंग इधर से इधर होता है ना यार, हमारे जैसे वोटर तो फिक्स है भाई, वो हर पार्टी में होते हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के हैं। तो बीजेपी हमारी पार्टी नहीं, हम आरएसएस की विचारधारा को मानते हैं और हम जब तक कुछ पोस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं तब तक हम इंडिपेंडेंट है कि हम किसी भी विचारधारा को मान सकते हैं, ठीक है। हाँ, ज्वाइन करने के बाद चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन अभी मैंने कहीं पोस्ट ज्वाइन नहीं किया तो मैं बोल सकता हूँ, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो मैं अपना फंडामेंटल ड्यूटी भी जानता हूँ, ठीक है। तो ये है कि सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है ना। आप बिल्कुल टेंशन न लो। अब कुछ सारे बच्चे, 1-2 का मैसेज भी आया है, वो कह रहे हैं कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा। देखो यार, बार बार एग्ज़ाम का डेट बताना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपन इंसान है। अब माहौल इस तरह फैला हुआ है तो थोड़ा पॉजिटिविटी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अब मान लीजिए कि अब ये अगला डेट ये 1 महीना 2 महीना कब का देते हैं, लेकिन आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में नवंबर के पहले करा लेंगे, ठीक है। और DBU भी दिसंबर तक करा लेंगे। जनवरी से रिजल्ट निकाला, ज्वाइनिंग करना शुरू कर देंगे। किसी भी हालत में नवंबर के बाद आपका एग्ज़ाम नहीं जाएगा, चाहे वो D का हो, चाहे हरियाणा पुलिस का हो, चाहे आपका ग्रुप C का हो। देखो ग्रुप C के एक्सेल ग्रुप है ना, इनका एग्ज़ाम कराने के लिए इनको मैक्सिमम 6 से 8 दिन चाहिए। एक किसी ग्रुप में यार 500 बच्चे हैं, किसी में 250 है, किसी में 2000 है। एक ALM वाला ग्रुप है, 1-2 और ग्रुप है, ये 3 ग्रुप हटा लो ना तो किसी में ज़्यादा बच्चे ही नहीं हैं। 6 से 8 दिन में करा लेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जब चाहेंगे एग्ज़ाम करा लेंगे। 2 दिन ग्रुप D का लगेगा, 1 दिन हरियाणा पुलिस का लगेगा, तब दिन को एग्ज़ाम कराने के लिए सरकार मिशन मोड में आ जाएगी। अब 18 सितंबर को पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, तो उसमें क्या डिसीजन होता है समझिए। 18 से 23 सितंबर है, सब तो 5 बैठकें होंगी शायद उसमें। तो उसमें गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है उसी के अकॉर्डिंग हरियाणा सरकार का SSC है, चाहे UP SSSC है, वो काम करेगा, ठीक है ना। चाहे UP PCS है या HCS है, ठीक है। हो सकता है कि SCS की कुछ नहीं वैकेंसी भी आ जाए, जनवरी फरवरी में निकाल भी दे SCS का नया वाली, ठीक है। तो ये आप निश्चिंत रखो कि जो मैं बता रहा हूँ यही होना है आपके साथ। और ये निगेटिव फैलाने वाले यार, हर पार्टी को, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी का पूजा करो, जम के गाली, प्रधानमंत्री को भी मन करता गाली, डेमोक्रेसी है। तो जब तक हो तब तक कि किसी का आत्मसम्मान हर्ट ना हो। भाई आज़ादी है तो रिस्ट्रिक्शन भी है, 19(1) याद है आर्टिकल का, लेकिन 19(2), 3, 4, 5, 6 मिल जाते होंगे तो वो सभी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको आने वाले समय में हेल्प करेगा। और पॉजिटिव रहो यार। देखो आपको मैं मानता हूँ कि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो कोई कर्जा लेकर के, कोई ज़मीन बंधक रख के, कोई खेत बेच करके पढ़ाई करे, लाइब्रेरी में ट्यूशन में जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि हरियाणा में फेयर एग्ज़ाम हो रहा है तो फेयर सिलेक्शन भी हो रहा है, वास्तविकता है फेयर सिलेक्शन हो रहा है। अब जो हरियाणा पुलिस के बच्चे लगे हैं बेचारे, उनकी ट्रेनिंग का डेट ही नहीं दे रहे, उनको भी 1-2 महीना बढ़ा दिया है सरकार। ऐसा माहौल बनाई है, हमें लगता है कि एक बार ही गदर मचा देगी। गदर 3 बाद में आएगा, लेकिन गदर 3 आपको दिख जाएगा हरियाणा चुनाव के पहले, हरियाणा चुनाव और लोकसभा चुनाव के पहले, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ हो रहा है। और हरियाणा में वोट तो मोदी के नाम पे पड़ना है, खट्टर के नाम पे तो भाई वोट उनके भी है, ऐसा नहीं है वोट खट्टर साहब के नहीं है, लेकिन है कि ओवरऑल मोदी और बीजेपी के RSS के अपने वोट हैं वहाँ पे, ठीक है। अब रहा सवाल कि अब कुछ कह रहे हैं कि यार बस यही करेंगे आगे। हाँ, 2024 का CET आपका जरूर ले लेंगे, ये जनवरी मिलेंगे आपको, जनवरी मिलेंगे और फरवरी तक हो सकता है रिजल्ट भी निकाल दें। नोटिफिकेशन नहीं लेंगे, लेकिन जनवरी में CET ले लें या फरवरी में CET ले लें 2024 का। जनवरी में CET लेंगे, फरवरी तक रिजल्ट निकाल देंगे,
इससे माहौल बना रहेगा। जो बच्चे क्वालिफाई हैं, जिनका किसी में नंबर नहीं है, वो तो खाली ही बचेंगे, वो भी इंगेज हो जाएंगे। और जो उसमें भी काबिलियत वाले हों, ग्रुप डी में लग जाएंगे। और जो उसमें से भी बच जाएंगे, वो अपना अगला CET दे करके अगला 5 साल वेट करेंगे वैकेंसी को। एक बार चुनाव हो गया तो 2025 में तो कोई बाली हाली नहीं है, आएगी तो छुट्टा मुट्टा आएगी, कोई बाली नहीं होगी अगले 5 साल। बिहार में भी चुनाव हो जाएगा लोकसभा के साथ, सरकार भी जैसे तैसे चल रही है वहाँ पर। तो एक बार मैं सब कुछ आपको समराइज कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें बोल दी हैं जो आपके ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहाली, वैकेंसी, रोजगार, ये सब इलेक्शन, सब जुड़ा हुआ चीज़ है। आपको हर चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो, पहला बात देखो, बाकी 61 ग्रुप का एग्ज़ाम नवंबर तक करा लेंगे। सबका रिजल्ट एक बार निकालेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे सबको, ठीक है। अभी तो 56-57 को तो अभी बुला लेंगे, बाकी का 61 का एक साथ बुला लेंगे। और दिसंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका करा लेंगे, ठीक है। जनवरी में फाइनल रिजल्ट निकाल देंगे। और एक हफ्ता में हरियाणा में ज्वाइनिंग करा देते हैं। बिहार यूपी की तरह नहीं कि 6 महीने 8 महीने वेट करना पड़ता है, कभी कभी तो साल 1.5 साल वेट करना पड़ जाता है बिहार यूपी के अंदर। हरियाणा में एक हफ्ते में ज्वाइनिंग करा देते हैं फाइनल रिजल्ट के बाद, समझे। ये जो लेट करते हैं इसमें लेट करते हैं, ठीक है। आप निश्चिंत रहो, आगे मेहनत करते रहो, ठीक है। और कोई आपको मोटिवेट नहीं करेगा यार, आपको मोटिवेट खुद होना पड़ेगा। और एक गरीब आदमी के पास यार पढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है। एक ये जो पेन है ना, इससे आप अपनी तकदीर बदल सकते हो, ठीक है। मेरी माता जी टीचर हैं तो आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया उन्होंने। कल को मैं PCS बनता हूँ, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर है, SDO बनता हूँ, चाहे JEE जो भी बनता हूँ, चाहे फॉरेस्ट इंस्पेक्टर कहीं ज्वाइन करता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरा बच्चा मेरे से ऊपर जाए, मेरा फैमिली मेरे से ज़्यादा डेवलप करे। तो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का ताकत ही है। और वो सबसे ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, जज्बाती होते हैं, वतन परस्त होते हैं, और ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होते हैं, सेंटिमेंटल ज़्यादा होते हैं। तो आपको बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करेंगे, डिमोटिवेट मत होना यार। बहुत सारे वक्त आता है कि इंसान को लगता है कि ख़त्म नहीं कर ले। मैं देखा हूँ कि मुखर्जी नगर की स्थिति, गांधी विहार की स्थिति, इधर वजीराबाद, नेहरू विहार, ये सब संगम विहार, आसपास का जितना एरिया है, करोल बाग, बाहर से देखने में बड़ा अच्छा लगता है यार, लेकिन बड़ा टफ लाइफ है इनका। जो बच्चे यहाँ रहते हैं ना, उनसे पूछो कभी जाकर कैसे जीते हैं। कोटा जो बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करते हैं, ये कहा जाता है ना कि चिलांडुओं को क्या पता कि मतलब सागर के तट पर बैठ के ज्वार भट्टा का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या ग्रेविटेशनल पुल है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है वहाँ पर लग रहा है, सन का, मून का। तो बाहर से बैठ के बड़ा अच्छा लगता है, आसान लगता है कि अरे इनका लड़का 10 साल से 8 साल से पढ़ रहा है, 7 साल से, क्यों नहीं नौकरी हुआ, 6 साल से पढ़ रहा है, 5 साल से पढ़ रहा है। पैसा नहीं ना पड़ता है, इंसान को पढ़ना पड़ता है 8 घंटा 10 घंटा, कुर्सी तोड़ना पड़ता है, पैसा नहीं पड़ता है। अब पैसा से आप रूम में AC लगवा सकते हो, अच्छा रूम ले सकते हो, अच्छे एरिया में रह सकते हो। पढ़ना तो आप ही को है, ठीक है। मेहनत करो यार। अब बहुत लोग कर्ज लेके पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, 2-4 महीने और मान के चलो। अगर आपको जहाँ वोट देना वोट दो, और आपका फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट वोटिंग राइट, फंडामेंटल आई थिंक उसको क्या कहते हैं, विधिक राइट को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको, विधि लॉफुल है, विधिक राइट कहते हैं हिंदी में, विधिक राइट मतलब कि अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग है। जैसे हमारा प्रॉपर्टी है ना, पहले प्रॉपर्टी राइट था, वो फंडामेंटल राइट था, लेकिन आपको उसको आर्टिकल 300A में रख दिया गया है, उसको विधिक अधिकार कह दिया गया है, लॉफुल एक्ट हो गया वो फंडामेंटल एक्ट नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो हमारा वोटिंग राइट है, IAS के क्वेश्चन में प्री में आया हुआ था कि ये वोटिंग राइट हमारा विधिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है। और फंडामेंटल राइट ऐसा चीज़ है कि कोई भी इमरजेंसी छोड़ करके बाकी नॉर्मल सिचुएशन में आपको कोई रोक नहीं सकता, फंडामेंटल राइट्स कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ। तो मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका मान के चलो कि
अक्टूबर में अब ले लेंगे, सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर मिड तक पहले ले लेंगे, मतलब अक्टूबर किसी भी हालत में अक्टूबर के आगे नहीं जाएगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट ये मान के चलो ग्रुप सी का ज्वाइनिंग कराने के बाद कराएंगे, क्योंकि यार कितना भी हो जाए, बहुत सारे यूट्यूबर हैं चिलांडू टाइप के, वो कह रहे हैं कि ग्रुप डी का ज्वाइनिंग करा देंगे पहले लेकर के, अब क्लियर हो गया कि ग्रुप सी वाले को भटकाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो चूतिए वो चिलांडू टाइप के हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उन पे आप ज़्यादा ये मत करो, ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग किसी भी हालत में जनवरी लास्ट से आगे नहीं जाएगी या फरवरी मैक्सिमम, अगर 1 महीना आचार संहिता का डेट पर है तो। हाँ, लेकिन मार्च में आचार संहिता आपको लगना है अकॉर्डिंग टू 30 मई तक 31 मई तक पीएम को शपथ ले लेना है। 5 साल तक का कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का, ठीक है। अगर 1 महीना उसको बढ़ा दे तो मैक्सिमम फरवरी लास्ट तक जाएगा, ठीक है। आपका आचार संहिता या तो मार्च में लगेगा, नहीं तो अप्रैल में लगेगा, उसके 2 महीना पहले मान के चलो कि सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर सारा ज्वाइनिंग प्रोसेस करेंगे। गदर मास स्केल पे गदर 3 उस समय देखोगे आप, मैं निकला गड्डी लेके, ठीक है। बाकी मेहनत करो यार, मेहनत करो और खुद को मोटिवेट रखो। दुनिया क्या कहता है मत छोड़ो यार। मेरे पुलिस वाले कोई दोस्त है यार, सब उसका हवलदार साहब कह के दरोगा साहब कह के मजाक उड़ाते थे उसका। हरियाणा पुलिस के मेरे कुछ फ्रेंड है, अपने रिश्तेदार पड़ोसी सभी तक पिछवाड़े में जलन उनको होती है, रिश्तेदार को पड़ोसी को जो आपकी जाति का है उसको ज़्यादा जलन होती है। उसको लगता है कि साला हमारा बेटा चूतिया निकल गया और ये आगे निकल गया, सबसे ज़्यादा जलन उसको होती है। जल लेंगे। एक है ना कि ना सर झुका के जियो, ना मुंह छिपा के जियो, गमों का दौर आए फिर भी मुस्कुरा के जियो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, कहीं बीत न जाए रहना, ठीक है ना। तो आप मेहनत करते रहिए और ज़्यादा मत सोचिएगा। ये सारे जलने वाले आज भी जलेंगे, क्योंकि इनकी औकात, इनका लड़का का तो औकात नहीं है, चिलांडू टाइप का है। अब मजाक भी वही उड़ा देगा आपका जिसका लड़का चूतिया टाइप का है, या कहीं 15,000 20,000 किसी फैक्ट्री में कमा रहा है और फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर रील बना रहा है और दिखाता है कि उसको, क्योंकि चूतिया टाइप का है। तो देखो, जो जितना बड़ा चूतिया होता है ना वो उतना बड़ा नेता होता है, ठीक है ना। तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सर्कल में भी देखोगे, कॉलेज में भी देखो, जो जितना बड़ा चूतिया है उसके साथ उतना ही ज़्यादा लड़के घूमते हैं। मुखर्जी नगर में भी यही सीन है, जो जितना बड़ा चूतिया है उसके साथ उसका ग्रुप उतना ही बड़ा मिलेगा आपको। फेसबुक पर 400-500 लाइक मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे 1000 लाइक मिलेंगे, उसके फॉलोअर्स मिलेंगे उसके। और जो जितना ईमानदार है, सच बोलने वाला है, वो बहुत अकेला रहता है। लड़की भी उसके साथ नहीं टिकती है। लड़की को भी पानी मारने वाला और झूठ बोलने वाला लड़का चाहिए। जो जितना ज़्यादा झूठ बोलता है, जितना पानी मारता है, उसकी गर्लफ्रेंड की संख्या उतनी ही ज़्यादा है। और जो जितना ईमानदार है, किसी को सच्चा प्यार भी करता है, तो लड़की को ऐसे लड़के पसंद ही नहीं आते। तो ये वास्तविकता है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल है, यही ज़माना है, ठीक है। तो मैं इसमें लड़की का या लड़का का मैं कोई जेंडर बायस नहीं कह रहा हूँ। लड़की ये रेसिप्रोकल है, साइमल्टेनियसली है। लड़के में कोई शरीफ नहीं है, दूध के धुएं नहीं है। तो होता था ना कि एक कहावत है कि आजकल प्यार का दावा करना बहुत आसान होता है, दोस्ती का दावा करना आसान होता है, ईमानदारी का दावा आसान करना आसान होता है, लेकिन वो कागजी रूप में होता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। बहुत कम केस में 4% 5% ही केस है तो आपको जेन्युइन मिलेंगे। और आजकल तो है कि फर्स्ट टाइम देखा तो उसे लव हो गया, सेकंड टाइम में सब हो गया। तो सही बात है। पहले तो के लोग तो 2-2 महीना लव लेटर जेब में रखा रहते थे और दे नहीं पाते थे, हिम्मत नहीं हो पाती थी। हिम्मत होती थी तो समय नहीं मिल पाता था, वो सिचुएशन नहीं हो पाता था। तो यही है, आप मेहनत करिए। ये मत सोचिए लोग क्या कह रहा है। कल को जब इंस्पेक्टर लग जाओगे, पंचायत ऑफिसर लग जाओगे, ऐसे चूतिए लोग आपके आसपास नहीं बैठेंगे। असिस्टेंट इंजीनियर बन जाओगे, कौन पूछता है। जब लाख रुपए महीना कमाओगे, कॉन्फिडेंस लेवल अलग रहेगा आपका। उठना डीएम एसडीएम ये सब के साथ होगा, सीओ के साथ, तहसीलदार के साथ होगा, सर्कल इंस्पेक्टर के साथ होगा आपका। तो ऐसे चूतियों से मिलना जुलना होगा। ऐसे चूतियों को कौन पूछता है जिनकी कोई औकात नहीं है। घमंड नहीं है, लेकिन वो जो तकलीफ है वो आपका जेन्युइन है, जायज वो सो होगा लाइफ में, ये लाइफ।
लेकिन हाँ, बुरे वक्त में जिसने आपका साथ दिया है ना, चाहे वो दोस्त हो या गर्लफ्रेंड हो या कोई लड़की हो, चाहे कोई दोस्त हो या कोई समोसा बेचने वाला ही क्यों हो, चाय पिलाने वाला ही क्यों हो, उसको याद रखना चाहिए। उसका काम हो तो रुकना नहीं चाहिए, जेन्युइन काम नहीं रुकना चाहिए उसको। कभी हेल्प मांगे तो पीछे मत हटो। या कल को IAS IPS बन जाओगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाओगे, या नए लोग प्यार करने वाले मिल जाएंगे, नए दोस्त मिल जाएंगे, नया समाज मिल जाएगा। आप ही के बिरादरी के जो आपको गाली बक रहे थे, आपका मजाक उड़ाए थे 8 साल 10 साल क्या कर रहे हैं, वही आपकी तारीफ करें। और ऐसे दोगलों को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना। तो सोसाइटी में 90% वैसे ही दोगले भरे पड़े हैं, ठीक है ना। 90% लोग हैं, 10% जरूर मिलेंगे। एक धर्मेंद्र का फिल्म का गाना है, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने है, असली सूरत छुपी रहे। ठीक है, आप भी वैसे बिहेव करना डिप्लोमेटिकली। एक तो आप अधिकारी बनने को तो उनकी औकात नहीं कि बार बार आके आपको डिस्टर्ब करें, मतलब भी नहीं है। आपके आगे पीछे बॉडीगार्ड रहेगा, कुछ रहेगा। आसान नहीं होता ना एक बड़ा अधिकारी से सबके लगती है ना, छोटी लगती है, तो आसान नहीं होता है उससे मिलना जुलना। वो अनजान का काम कर देता है जिसको जानता नहीं, लेकिन अपने किसी रिश्तेदार अपने समाज के लोगों को नहीं करता। कि जितना वो मजे लेते हैं ना उसका 8-10 साल उसका मजाक उड़ाते हैं, सब खून उसका जला हुआ रहता है। हाँ, बाकी कोई पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कीप डिस्टेंस। इफ यू नीडेड हैंडल देम डिप्लोमेटिकली। बाकी आप मेहनत करते रहो और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहो। आपका बहाली निश्चित होगा, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, जय माता दी।